गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नागरिक शास्त्र में अध्याय 3 पंचायती राज इसके आगे का पढ़ेंगे। आप लोग पंचायत के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में पढ़े थे और ग्राम पंचायत के कार्य कैसे होते हैं, वहाँ सरपंच उप सरपंच का कार्य कैसा होता है, किस प्रकार से वे अपने कार्य को करते हैं और उनका चुनाव किस प्रकार से होता है, कितने साल के लिए होता है, कितने वर्ष की आयु में कोई भी जो है ये चुनाव लड़ सकता है, वोट कौन दे सकता है, ये सारी चीजें हम लोग जाने थे। ग्राम पंचायत के कौन कौन से काम होते हैं, उनकी बैठक में कौन कौन सी बातें होती है, सारी चीजें हमने जाना था। अब हम लोग देखते हैं पंचायत में जो आरक्षण होता है वो किस प्रकार से होता है। लेकिन आप लोग को आरक्षण शब्द का मतलब अभी मालूम नहीं होगा, तो आरक्षण शब्द क्या होता है उसको मैं बता देती हूँ। आरक्षण मतलब होता है उस स्थान को सुरक्षित रख देना, मतलब कि कुछ इस पद के लिए अगर आरक्षण कहा जा रहा है तो वो पद जो है उस आरक्षित रख दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई किसी नौकरी के लिए 10 पद निकाले गए हैं और उस 10 पद में जो है 2 पद जो है महिलाओं के लिए, 2 पद जो है जो निम्न जाति के लोग होते हैं उसमें उनके लिए आरक्षित रखा गया है। तो इस प्रकार से ये जो 4 पद हैं वो आरक्षित हो गए और बाकी का जो बचा हुआ है 6 पद वो जो है सामान्य या फिर अन्य जो भी समूह के लोग हैं उसमें वह उस पद में अपने नियुक्ति उनकी की जा सकती है। तो हम लोग अब देखते हैं कि किस प्रकार से पंचायत में जो है आरक्षण दिया जाता है। आप लोग अब आरक्षण मतलब तो समझ ही गए होंगे। संध्या ने सबको सरपंच और उप सरपंच के बारे में जानकारी दी। उसको बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि उसके गांव की सरपंच एक महिला है। उसके गांव की सरपंच जो है महिला है, तो वो कैसे मतलब सरपंच बनी उसको भी देखते हैं। उसने सबको समझाया कि यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि पंचायतों में महिलाओं तथा अनुसूचित जाति व जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए विशेष आरक्षण है। आरक्षण मतलब क्या होता है, उनके लिए वह स्थान जो है सुरक्षित रख दिया जाता है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि पंचायत में जो सरपंच थी उसके लिए वह पद जो है सुरक्षित रख दिया गया था, तभी वह जो है वह महिला जो है सरपंच बन पाई थी। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि महिलाओं स्त्रियों के लिए, अनुसूचित जाति के जो स्त्री पुरुष हैं या फिर अनुसूचित जाति के यहाँ पर महिला कहा जा रहा है, तो महिलाओं के लिए पद सुरक्षित रख दिया गया था। साथ ही जो अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं उनके लिए या जो जनजाति यानी अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग की जो महिला है उनके लिए पंचायत में जो है ये सरपंच का पद जो है सुरक्षित रख दिया गया था। इस पद के लिए केवल जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं केवल वही जो है चुनाव के लिए खड़ी हो सकती थी और दूसरा उम्मीदवार जो है इसके लिए नहीं खड़ा हो सकता था। अगर वह पुरुष होगा तो वह नहीं खड़ा हो सकता, अगर वह सामान्य जाति का है तो वह उस पद के लिए खड़ा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये जो सरपंच का जो पद है महिलाओं के लिए इस प्रकार से सुरक्षित रखा गया, इसी को ही आरक्षण कहा जाता है। यानी हर पंचायत के कुछ वार्डों में से केवल महिलाएं, अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़े वर्ग के लोग ही चुनाव लड़ सकते थे। दूसरी जाति के लोग वहां से चुनाव नहीं लड़ सकते थे। मतलब जिस क्षेत्र से महिलाओं को आरक्षण दिया गया था चुनाव के सरपंच चुनाव के लिए, केवल वहां पर महिलाएं ही उस पद के लिए चुनाव लड़ सकती थी। इसी तरह हर विकास खंड में कुछ पंचायतों में केवल महिलाएं या फिर आरक्षित वर्ग के लोग ही सरपंच के लिए चुनाव लड़ सकते थे। अब यहाँ पर जैसे महिलाओं का बताया तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिस स्थान पर ये आरक्षण दिया गया है केवल ये नियम जो है उसी स्थान के लिए लागू होगा। मतलब कि अगर मान लो किसी वार्ड में आप लोग जिस क्षेत्र में रहते हो, नगर चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो या नगर पालिका या नगर निगम, आप लोग जानती हो कि अलग अलग पूरा क्षेत्र जो है अलग अलग वार्डों में बटा हुआ है। तो जिस वार्ड में अगर महिलाओं के लिए वह पद सुरक्षित रखा जाएगा तो केवल महिलाएं, लेकिन उसमें भी अगर मान लो उसमें कहा जाएगा कि यह अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए पद सुरक्षित है तो केवल अनुसूचित जाति वाली ही महिलाएं जो है उस पद में के लिए वह चुनाव के लिए खड़ी हो सकती है। अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग या सामान्य जाति की महिलाएं जो है उसके लिए खड़ी नहीं हो सकती। एक से अधिक लोग उस पद के लिए खड़े हो सकते हैं, लेकिन उसको किस अनुसूचित जाति का ही
होना चाहिए, उसी को ही आरक्षण कहा गया है। शेख इमरान के मन में एक सवाल उठा, क्या दूसरे वार्डों से केवल पुरुष या सामान्य जाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं? इस पर संध्या बोली, नहीं, उन आरक्षित पदों के लिए कोई भी, चाहे वह महिला हो या अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़ा वर्ग का हो, चुनाव लड़ सकता है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो अनारक्षित यानी कि जो आरक्षित, यहाँ पर जिस स्थान पर आरक्षण घोषित किया गया था पंचायत के लिए जो चुनाव हो रहा था, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण घोषित किया गया था, केवल वहाँ उसी स्थान पर ये जो है लागू किया जाएगा, दूसरे स्थान पर नहीं होगा। मतलब कि जहाँ पर ये आरक्षण नहीं दिया गया है वहां पर सभी लोग, चाहे स्त्री पुरुष कोई भी जाति के हो, वो सभी कोई समान रूप से चुनाव लड़ सकते हैं। फिर चंपा ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी यह आरक्षण होती क्यों है? अगर सब समान है तो कोई किसी भी पद के लिए चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आरक्षण होता क्यों है। तो इसका जवाब देखिए क्या है। जिन वर्गों के लिए आरक्षण किया गया है वे आमतौर से गरीब और सुविधाओं से वंचित होते हैं। वे सामान्य तौर पर चुनाव जीतकर निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाते, इसलिए उनका निर्णय प्रक्रिया में शामिल होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि आरक्षण होता ही क्यों है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जिनके लिए आरक्षण किया जाता है, वो या तो बहुत गरीब होते हैं और बहुत सारी सुविधाओं से वंचित होते हैं, यानी कि जो छोटी जाति के हैं उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव किया जाता है। और ऐसे लोगों को चुनाव में जिता करके वो क्या स्वयं निर्णय ले सके, निर्णय प्रक्रिया में भाग ले सके, इसलिए जो है आरक्षण किया जाता है। यदि उन्हें इस प्रकार के अवसर न दिए जाए तो समाज के ये वर्ग जो है उपेक्षित रह जाएंगे। मतलब कि उनमें अपने आप में ही हीन भावना जो है जागृत होगी और वे कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे, समाज में समानता जो है नहीं आ पाएगी। इस कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या जो पिछड़ा वर्ग है उनकी महिलाओं को उचित आरक्षण दिया गया है। आरक्षण के कारण ही आज हर पंचायत में कम से कम 1/3 पंच महिलाएं तथा हरिजन, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग भी पंच और सरपंच बन गए हैं। यदि किसी ग्राम पंचायत में 12 पंच है तो उसमें से कोई भी 4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। आरक्षण का मतलब है कि उस पंच के पद पर पुरुष प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकते। मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है कि जिस मतलब कि आरक्षण अगर दिया गया है महिलाओं के लिए तो केवल महिला उम्मीदवार ही उस पद पर चुनाव लड़ सकती है, पुरुष नहीं लड़ सकता। अगर महिला वर्ग के साथ साथ में अगर अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़ा वर्ग के लिए दिया गया है तो केवल वही वर्ग के जो उम्मीदवार हैं वह चुनाव लड़ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि महिलाएं सामान्य पदों से चुनाव नहीं लड़ सकती। महिलाएं अपने लिए आरक्षित क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ सकती हैं। आरक्षण के अलावा अगर मान लो जहाँ पर आरक्षण दिया गया है तो महिलाएं क्या कर सकती हैं, जहाँ पर आरक्षण नहीं है वो उस क्षेत्र से खड़ी होकर के चुनाव लड़ सकती हैं। इस तरह अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए भी पद आरक्षित किए जाते हैं। आरक्षण का मतलब यह होता है कि सामान्य जाति के लोग इन पदों पर चुनाव नहीं लड़ सकते, पर अनुसूचित जाति या जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के लोग जो है सामान्य क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्राम सभा। आप लोग आरक्षण समझ गए होंगे, अब ग्राम सभा को देखते हैं। सुभाष जो था उसको ग्राम सभा के बारे में पता करना था। अब सुभाष जो है बताता है, आप सब जानते हैं कि पिछले ही हफ्ते में हमने गांव की ग्राम सभा, हमारे गांव में जो है ग्राम सभा हुई थी। मैं पूरे समय सभा में रहा और जानकारी हासिल की। अब जो सुभाष जो है बता रहा है, तभी रंजन पूछ बैठा, क्या ग्राम सभा में हम बच्चे भी भाग ले सकते हैं? तो मतलब पूछता है कि ग्राम सभा में क्या बच्चे लोग भी जा सकते हैं? तब सुभाष जो है स्पष्ट करता है, ग्राम सभा में कोई भी बैठ सकता है, मगर इसमें सिर्फ गांव के मतदाताओं को ही वोट देने का अधिकार होता है। फिर वह ग्राम सभा के बारे में बताने लगा। जब मैं ग्राम सभा में पहुंचा तो बैठक शुरू हो गई थी। पहला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का अनुमोदन। गरीबी रेखा तो आप लोग जानती ही हो, जो बहुत ही गरीब होते हैं, सरकार ने जो है उनको गरीबी रेखा से नीचे रखा है। दरअसल राज्य सरकार की तरफ से एक योजना आई थी जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को गैस चूल्हा और टंकी बांटनी थी।
गैस चूल्हे के साथ में गैस की जो टंकी होती है उसको बांटना था। ये गरीबी रेखा से जो नीचे आने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए बनाई गई थी। इसलिए गांव के ऐसे परिवारों का चयन किया जा रहा था जिनको गैस चूल्हा और गैस टंकी जो है दी जानी थी। गांव का पंच होने के नाते भोला काका ने गांव के उन परिवारों का नाम पढ़ना शुरू किया जो गरीबी रेखा के नीचे पाए गए थे। मतलब कि जो आप लोग गरीबी रेखा का कार्ड जो आप लोग का बना हुआ होगा जिन परिवारों का, वैसे ही यहाँ पर वैसे ही परिवारों का नाम जो है एक कागज में पूरा लिस्ट उनका बना हुआ था। उनमें जो है करीब 15 नाम थे। इनमें से 5 नामों पर कुछ लोगों ने आपत्ति उठाई। मतलब कि नाम तो था गरीबी रेखा के नीचे इसलिए उनका नाम आया, तो 5 लोगों के ऐसे थे जिनका उन पर आपत्ति उठाई गई। लखन तो गरीब नहीं है, उसके पास मोटरसाइकिल है, पक्का मकान है। किसी ने कहा, भोला काका ने बताया कि उसने यह सब कर्ज लेकर किया है। फिर भी सभी लोगों को लगा कि उसकी आमदनी इतनी है कि वह कर्ज की राशि पटा सके, तो उसका नाम सूची से काट दिया गया। मतलब कि जो गरीबी रेखा से नीचे थे उनको जब गैस चूल्हा और टंकी दी जानी थी, तो जब ग्राम सभा में उनका नाम बताया गया और कुछ लोगों ने आपत्ति किया तो उसका नाम जो है इस प्रकार से लिस्ट से काट दिया जाता है। फिर गांव के में पंचायत द्वारा किए जा रहे कामों पर चर्चा की गई। स्कूल के अतिरिक्त कमरों पर चर्चा की गई। स्कूल का अतिरिक्त कमरा अधूरा पड़ा था, कई दिनों से काम भी बंद था। भोला काका ने बताया कि जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया था वह तो बीमार हो गया है। लोगों ने कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ है तो दूसरा ठेकेदार लाया जाए। बरसात से पहले कमरा पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि जो स्कूल का जो कमरा था वो अगर सही नहीं रहेगा तो बच्चे पढ़ाई कहाँ से कर पाएंगे। बरसात के पहले अगर वो कार्य कर दिया जाता है तो बच्चों को असुविधा नहीं हो पाएगी। भोला काका ने काम पूरा करवाने का आश्वासन दिया। उसके बाद अगले 2-3 घंटे ऐसी ही बैठक चलती रही। मतलब कि बैठक में इसी प्रकार के जो काम जो है दिए गए थे वही ग्राम सभा में इसी प्रकार से चर्चा हुई और उसके बाद में कई मुद्दों पर बातें हुई। ग्राम पंचायत की आमदनी खर्च को भी प्रस्तुत किया गया और उस पर चर्चा हुई। सुभाष ने आगे बताया कि ग्राम पंचायत को जो भी काम करने होते हैं उसके संबंध में उसे ग्राम सभा में प्रस्ताव पेश करना होता है। यानी कि यहाँ पर देखो, पंचायत को जो भी काम करना होता है उसके संबंध में जो भी प्रस्ताव होते हैं उसको ग्राम सभा में पेश करना होता है। ग्राम सभा जो है प्रस्ताव पर चर्चा करती है और उसे स्वीकृति करती है। मतलब जब तक उस पर स्वीकृति नहीं देगी तब तक ग्राम सभा की स्वीकृति के बगैर पंचायत का कोई भी काम जो है नहीं हो सकता। पंचायत सदस्यों को समय समय पर उन कामों की प्रगति के बारे में भी ग्राम सभा को बताना पड़ता है। ये सब सुनकर कक्षा की एक छात्रा कीर्ति खुश होकर बोलने लगी कि ग्राम सभा के माध्यम से गांव का हर एक व्यक्ति जो है अपने गांव के विकास के कार्य के निर्णय में भाग ले सकता है और इस बात पर निगरानी भी रख सकता है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो रही हो। इस प्रकार से देखो, गांव के विकास के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं ये सारी बातें जो है पंचायत में ग्राम सभा में के माध्यम से पूरा सभी को मालूम हो जाता है, उस पर चर्चा होती है और जो भी होता है निर्णय उसको गांव वालों के सामने रखा जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना जान गए हैं, आगे की क्लास में हम लोग आगे का पढ़ेंगे।